वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2019 में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है इरु दुरुवम। रिसेंटली इसका दूसरा सीजन भी आया है सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पर। मैंने सोचा पहले सीजन 1 कवर कर ले, बाद में सीजन 2 चलेंगे, क्योंकि सीजन 2 कंटिन्यूएशन ऑफ सीजन 1। अगर सीजन 1 नहीं देखा तो सीजन 2 घंटा भी समझ में नहीं आएगा। और इसी तरह सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा बहुत ही एंगेजिंग चलती है। ऑफकोर्स सीजन 1 भी बहुत ही एंगेजिंग है। सिंपल से बात करें तो इट्स माइंड ब्लोइंग। स्पेशली इसमें जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट्स होते हैं ना, मतलब किस तरह से हीरो इन्वेस्टिगेट करता है, क्लूज को ढूंढता है, दैट पार्ट आर रियली ऑसम यार। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही जब एक पेपर वाला किसी अपार्टमेंट में जाता है पेपर डालने के लिए, वहाँ पर कोई चीज को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग निकल आता है। दूसरे सीन में हमारे हीरो विक्टर को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर। इसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है गायू, मतलब गायत्री। जब विक्टर अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाता है तो हम ये देखते हैं कि दो अनजान लोग विक्टर को फॉलो करते रहते हैं। इन दोनों का नाम है रवि और जय। बाद में हम एक छोटे से फ्लैशबैक को देखते हैं। विक्टर, इसकी बीवी और उसकी बेटी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन विक्टर और उसकी बीवी के बीच एक छोटा सा झगड़ा चलने की वजह से विक्टर अपनी बीवी को हल्के से धक्का मारता है। उसकी बीवी का सर दीवार से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। खैर उसके बाद कमिश्नर विक्टर को कॉल करके इसको एक केस सौंपने लगता है कि किसी अपार्टमेंट में किसी लड़की का मर्डर हुआ, फटाफट से इस केस को सॉल्व करो। विक्टर और थोड़ा टाइम मांगता है अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के लिए, लेकिन कमिश्नर इसको परमिशन नहीं देता। सो जो भी हो, विक्टर क्राइम स्पॉट पर जाता है। वहाँ पर किशोर नाम का एक और पुलिस ऑफिसर विक्टर को असिस्ट करते रहता है। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद विक्टर ये देखता है कि एक लड़की जिसका नाम होता है निवेता, उसको एक चेयर से बांधकर बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, मतलब इसके मुंह से काटा गया। उसके बाद विक्टर बहुत ही बारीकी से उस घर की इंस्पेक्शन करने लगता है। आसपास के लोगों से निवेता के ऑफिस में जाकर निवेता के बारे में कुछ पूछताछ करने लगता है, लेकिन उन सारे लोगों से ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। उसके बाद विक्टर निवेता की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर एक नंबर कॉमन होता है। किशोर को बोलकर फटाफट से इस नंबर के बारे में पता करने के लिए कहता है। पता चलता है कि ये नंबर प्रभाकरण नाम के एक बंदे का है और जिस वक्त निवेता मर्डर हुई थी प्रभाकरण का लोकेशन वहीं पर दिखा रहा था। सो ये जानने के बाद विक्टर और किशोर प्रभाकरण के घर जाने लगते हैं। तभी एक अनजान बंदा विक्टर को बुलाने लगता है, कहने लगता है कि सर, जिस प्रभाकरण को आप ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। अब ये सुनने के बाद विक्टर और किशोर अपनी जेब से गन निकालने लगते हैं। अरे भरोसे वालों, वो खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हुआ, इसमें बाल गल निकालने की क्या बात है। और ये पागल लोडू ललित प्रभाकरण भी अपने घुटने टेक देता है। खैर हमें क्या। उसके बाद विक्टर प्रभाकरण से पूछने पर प्रभाकरण से कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली प्रभाकरण की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, निवेता से इसका अफेयर चल रहा था। कल रात प्रभाकरण निवेता के घर में ही था। तभी प्रभाकरण की वाइफ प्रभाकरण को कॉल करके ये बताने लगी थी कि इसका बेटा बाथरूम में फिसलकर गिर गया। उसके बाद प्रभाकरण निवेता के घर से चला गया। निवेता का कत्ल इसने नहीं किया। उसके बाद किशोर निवेता का फोन अनलॉक करवा के विक्टर के पास लाता है। विक्टर ये देखता है कि निवेता के फोन में एक वीडियो है, मतलब कातिल निवेता को मारने के बाद उसकी वीडियो बनाई और ऐसे ही जूम करते करते वो बंदा चेयर के नीचे ले गया। ये वीडियो देखने के बाद जब विक्टर उस चेयर के नीचे देखता है तो उसमें एक छोटी सी स्लिप होती है और इस स्लिप में एक तमिल पोएम लिखा होता है, मतलब दोहे बोलते हैं ना हम हिंदी में, उस टाइप के लाइंस। दूसरी तरफ रवि और जय चोरी चुपके विक्टर के घर में घुसते हैं। उसके घर की खूब तलाशी लेने लगते हैं। उसी घर में एक सीक्रेट कमरा होता है। कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों को कुछ नजर आता है। उसके फोटो क्लिक करके ये दोनों असिस्टेंट कमिश्नर के पास आकर वो सारी चीजें दिखाने लगते हैं। इस तरफ विक्टर और किशोर स्ट्रीट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। इसमें इन दोनों को कुछ भी सबूत नहीं मिलता। तभी एक और कांस्टेबल विक्टर के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट लाता है। ये रिपोर्ट देखने के बाद विक्टर प्रभाकरण से जाकर पूछने लगता है कि तुम्हारा शू साइज क्या है। वो बंदा कहने लगता है 9, लेकिन क्राइम स्पॉट पर एक और फुटप्रिंट पाया गया और उसका साइज है 11। उसके बाद विक्टर और किशोर निवेता के नाइबर से और ऑफिस वालों से उनका शू साइज पूछने लगते हैं और उसी तरह वो जो पोएम है ना वो लिखने के लिए कहते हैं ताकि हैंड राइटिंग मैच कर सके, लेकिन किसी का भी मैच नहीं होता। दूसरी तरफ वही किलर कृष्णमूर्ति नाम के एक बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है, मतलब उसकी आंखें ही निकाल देता है और उसी के फोन से उसकी भी वीडियो बनाने लगता है। दूसरे दिन जब ये बात विक्टर को पता चलती है, विक्टर और किशोर क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछने पर इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर, एक हफ्ते से इस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा। ऐसा ही सेम निवेता के केस में भी हुआ था, मतलब निवेता के बिल्डिंग में भी एक हफ्ते से सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। सो उसके बाद विक्टर एक टेक्नीशियन को बुलाकर
कृष्णमूर्ति का फोन अनलॉक करवा के उसमें चेक करने पर इसके फोन में भी एक वीडियो होता है और वो वीडियो शेर के पीछे की तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। शेर के पीछे देखने के बाद दोबारा एक स्लिप मिलती है और इसमें भी 2 लाइन का पोएम लिखा होता है। सो विक्टर अपनी टीम से कहने लगता है कि हम लोग एक साइकोपाथ से डीलिंग कर रहे हैं। उसके बाद विक्टर के दिमाग में दोबारा एक चीज खनकती है। निवेता और कृष्णमूर्ति के घर जाकर अपने फोन से रिकॉर्ड करने लगता है जैसा किलर ने रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद विक्टर फॉरेंसिक वाले बंदे के पास आकर उसे डांटने लगता है कि आपने एक ऐसी रिपोर्ट बनाई, मेरी वीडियो देखिए और किलर की वीडियो देखिए। इस तरह से ये 2 वीडियो उस फॉरेंसिक वाले बंदे को दिखाने पर वो बंदा विक्टर को सॉरी कहने लगता है। अब यहाँ पर किशोर को समझ में नहीं आता, विक्टर से पूछने लगता है कि सर आखिरकार उस वीडियो में ऐसा क्या है। विक्टर कहने लगता है कि किलर एक हैंडीकैप है। उसके बाद विक्टर अपने सारे हायर ऑफिसर्स को बुलाकर इस केस के डिटेल्स बताने लगता है कि किलर ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो वीडियो थोड़ा बहुत शेकिंग था और मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की उसमें इतना शेकिंगनेस नहीं था। और उसी तरह क्राइम स्पॉट पर कुछ फुटप्रिंट्स पाए गए जिसमें एक पैर पर ज्यादा प्रेशर था, दूसरे पर नहीं। इससे साफ पता चलता है कि किलर एक हैंडीकैप है। तभी असिस्टेंट कमिश्नर विक्टर को ताने देने लगता है। मतलब डिपार्टमेंट में ये रूमर है कि विक्टर ने अपनी बीवी को मारकर उसकी लाश को कहीं पर गायब कर दिया। मतलब विक्टर की बीवी मिसिंग है। विक्टर अपनी बीवी की तलाश में ही लगा रहता है, इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 लोगों को विक्टर के पीछे लगाया होता है। उसी रात जब विक्टर अपनी बेटी को पढ़ा रहा होता है, इसकी किताब में एक सवाल आता है, राइट द 5 सेंसेस। तो हमारे बॉडी में 5 सेंसेस तो होते हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर एंड स्किन। सो ये जवाब बोलने के बाद विक्टर किशोर को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि किलर सेंस के हिसाब से मर्डर्स कर रहा है। मतलब निवेता का माउथ काटा, कृष्णमूर्ति के आईज काटे और बाकी 3 बचे हैं। दूसरे सीन में हम उसी साइकोपाथ को देखते हैं जो बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करते रहता है। मतलब इसकी अंतरात्मा कहती रहती है कि हमको और काफी सारे लोगों को मारना होगा, लेकिन ये बंदा कहने लगता है नहीं, मैं अब किसी को नहीं मार पाऊंगा, इससे पहले मैं खुद को मार लूंगा। लेकिन इसकी अंतरात्मा इसको कन्विंस करती रहती है कि बस एक लास्ट मर्डर, उसके बाद हम छोड़ देंगे। खैर उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब विक्टर की एक छोटी सी कहानी को दिखाया जाता है। जब विक्टर ने अपनी बीवी गीता को धक्का मारकर बाहर चला गया, घर वापस आने पर इसकी बीवी गीता इसके घर में मौजूद नहीं होती। इसकी बेटी रो रही होती है और गीता मिस हुए अब तक 6 महीने बीत चुके हैं। अभी तक विक्टर को इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला। खैर प्रेजेंट डे पर विक्टर अपने किसी पड़ोसी औरत को उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहता है और विक्टर फटाफट से एविडेंस ऑफिस आकर किसी फाइल को तलाश करते रहता है। तो फाइनली विक्टर को कीर्तना नाम की एक फाइल मिलती है। एक्चुअली ये क्या 2 महीने पहले कीर्तना की लाश किसी फॉरेस्ट में पाई गई और इसकी नाक कटी हुई थी। सो रात भर बैठकर विक्टर इस केस की स्टडी करने लगता है। सुबह होने के बाद जब किशोर आता है, विक्टर किशोर को लेकर क्राइम स्पॉट जाता है, मतलब जहाँ पर कीर्तना की लाश पाई गई थी। रास्ते के दौरान विक्टर किशोर से कहने लगता है कि जो कोई भी हत्यारा हत्या करने से पहले थोड़ा बहुत घबराता है, मतलब उसका क्राइम परफेक्टली नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर निवेता और कृष्णमूर्ति के केस में किलर बहुत ही शांति के साथ उन दोनों का कत्ल किया, जैसे कोई वो किलर कोई आर्टिस्ट हो। उस किलर ने पहली बार हत्या नहीं की, उससे पहले भी कीर्तना नाम की एक लड़की को हत्या की। किशोर कहने लगता है, अरे सर मैं इस कीर्तना का केस जानता हूँ, पता चला कि इसका बॉयफ्रेंड ही इसको मार दिया और कीर्तना के बीएफ को जेल भी हो गई। विक्टर कहने लगता है, नहीं किशोर, हम जिस साइको किलर को ढूंढ रहे हैं उसी ने कीर्तना को मारा। खर्च के बाद ये दोनों क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ तलाशी लेने के लिए कहता है। तभी विक्टर ये देखता है कि एक छोटे से पेड़ पर 6 नंबर लिखा है और जो वो पोएम वाली किताब होती है ना, उसको चेक करने पर 60 नंबर में एक पोएम लिखा होता है। खर्च के बाद विक्टर और किशोर पुलिस स्टेशन आकर कृष्णमूर्ति के स्ट्रीट फुटेज को देखने लगते हैं। पहले तो विक्टर को इस फुटेज में कोई खास चीज नजर नहीं आती, लेकिन जब इस फुटेज को बहुत ही फास्ट प्ले करने पर यह बात पता चलती है कि एक अनजान बंदा फुटपाथ के ऊपर से रेंगता हुआ जा रहा है और वो भी स्लोली। मतलब नॉर्मल से देखने पर यह चीज नजर नहीं आती, जब फास्ट फॉरवर्ड किया जाए तभी ये चीज नजर आ सकती है। कंफर्म करने के लिए विक्टर निवेता का स्ट्रीट फुटेज प्ले करने लगता है, तो इस फुटेज में भी सेम उसी तरह का नजर आता है कि एक बंदा रेंगते हुए निवेता के घर जा रहा है। खैर दूसरे दिन जब वो साइको किलर कोई चीज खरीदने के लिए बाहर जाता है तो किसी दुकान के पास एक साइको किलर के बारे में लिखा होता है और ये न्यूज छपवाने वाला खुद विक्टर ही होता है। तो ये न्यूज देखकर वो साइको किलर अपने घर आकर अपनी अंतरात्मा से बात करने लगता है, डरने लगता है। लेकिन इसकी अंतरात्मा कहने लगती है कि तुम डरो मत, उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। इस तरफ विक्टर किसी बंदे से मुलाकात करने के लिए एक लॉज जाता है।
वो बंदा विक्टर को अपने लैपटॉप में कुछ फोटोज दिखाने लगता है। विक्टर कहने लगता है कि इनमें से कोई भी मेरी बीवी नहीं है, मतलब ये सारी लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पकड़ी गई। खैर उसी रात वो साइको किलर विक्टर को कॉल करके उसे एक पोएम सुनाने लगता है। विक्टर किशोर को बोलकर फटाफट से इस नंबर का लोकेशन पता करने के लिए कहता है। पता चलता है कि ये नंबर किसी अरिवानंदम का है। सो फटाफट से विक्टर की टीम उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। तो ये दोनों ये देखते हैं कि एक कमरे में अरिवानंदम मरा पड़ा है और इसका कान काटा गया है। सेम वहाँ पर भी एक पेपर पर लिखा हुआ पोएम मिलता है। थोड़ी देर में यहाँ पर कमिश्नर आता है और यहाँ पर एक और बात ये है कि कृष्णमूर्ति जो मरा था ना, वो पॉर्न एडिक्ट था। और इसी तरह अभी जो फिलहाल अरिवानंदम मरा है ना, उसके ऊपर 2 ब्लैकमेलिंग के केस थे। जो भी हो, विक्टर का सुपीरियर विक्टर से कहने लगता है कि अब यह केस आईजी तक जा चुका है और इसी तरह ये केस सीबीआई के हाथों में जाने वाला है। कल सुबह तुम केस के सारे डिटेल्स मेरे टेबल पर लाके रख दो। ये सुनने के बाद विक्टर थोड़ा अपसेट होने लगता है। मतलब बहुत ही मुश्किल से विक्टर उस किलर के पास पहुंच चुका और अब ये केस इसके हाथ से जा रहा है। इसके बावजूद भी विक्टर रातों रात अपने पुलिस स्टेशन जाकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। मतलब इन चारों केसेस को इकट्ठा करके इनमें से क्लूज को ढूंढने लगता है। सुबह होने के बाद जब किशोर पुलिस स्टेशन आता है, विक्टर किशोर को एक बात समझाने लगता है कि किलर ने उन 3 लोगों को बहुत ही डीपली फॉलो करके कत्ल किया, एक्सेप्ट कीर्तना। और जब प्रभाकरण निवेदा के घर में था, उसी वक्त प्रभाकरण का बेटा बाथरूम में कैसे फिसल के गिर गया। इट्स ए किलर्स ट्रैप। प्रभाकरण को निवेदा के घर से बाहर लाकर निवेदा को मार दिया। और इसी तरह किलर ने जिस तरह से इन चारों को मारा, एक पर्टिकुलर डेट का इस्तेमाल किया। मतलब हर एक मर्डर के बीच 11 या 12 दिन का फासला था और किलर के हिसाब से नेक्स्ट मर्डर 25 या 26 को कर सकता है। उसके बाद ये दोनों प्रभाकरण के घर जाते हैं। बाथरूम में चेक करने पर यह बात पता चलती है कि इस बाथरूम में एक चिकना ऑयल लगा हुआ है, मतलब अभी भी कोनों में मौजूद है। और इसी तरह प्रभाकरण की वाइफ विक्टर से कहने लगती है कि उस दिन हमारे ऊपर वाले फ्लैट में एक बच्चे का बर्थडे था, काफी सारे लोग आए थे। उसके बाद दूसरे घर वाले बंदे से पूछने पर यह बात पता चलती है कि एक लाल कलर की गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी थी। उस गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था, बेबी ऑन बोर्ड। उसके बाद ये दोनों कीर्तना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पता चलता है कि उस दिन कीर्तना एक कैब लिया था। ड्राइवर कहने लगता है कि उस दिन अचानक से इसकी कार ब्रेकडाउन हो गई, हालांकि इसने उस दिन अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था। सो इसीलिए इस ड्राइवर ने कीर्तना को उसी सड़क पर छोड़ दिया। सो विक्टर और किशोर उस एरिया के पास जाकर वहाँ के अलग अलग दुकानों में से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। लेकिन उस वक्त तो कीर्तना को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा था। उसके बाद ये दोनों एक टूल गेट के पास जाकर उस डेट का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं। सारे कैमरास को डीपली एग्जामिन करने पर फाइनली उस गाड़ी का नंबर मिल ही जाता है। यह सीन भाई साहब बहुत ही गजब है, लेकिन उस बंदे का चेहरा नजर नहीं आता। दूसरे दिन विक्टर और किशोर आरटीओ ऑफिस जाकर उस गाड़ी के नंबर के बारे में पूछने पर यह बात पता चलती है कि ये नंबर किसी कार का नहीं बल्कि बाइक का है। लो गई भैंस पानी में, इतना मेहनत करके नंबर हासिल किया लेकिन वो तो कार का ही नहीं। उसके बाद विक्टर और किशोर उस सर्विस सेंटर पर जाते हैं जहाँ पर उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पर दिया था। पता चलता है कि उस डेट को 3 रेड कलर की इनोवा गाड़ी यहाँ पर आई थी। सो एक एक बंदे के पास जाकर यही पूछने लगते हैं कि उस डेट को आप लोग कहाँ पर थे, आपकी गाड़ी कहाँ पर थी, लेकिन ज्यादा ठोस सबूत नहीं मिलता। अब इसी दरमियान में विक्टर इन दोनों को देखता है, रवि और जय, जो विक्टर को फॉलो करते रहते हैं। विक्टर इन दोनों के पास जाकर पूछने लगता है क्या आप लोगों ने किसी गाड़ी को मुझे फॉलो करते हुए देखा, कोई रेड कलर की गाड़ी? जय कहने लगता है कि रेड कलर की गाड़ी तो नहीं सर, लेकिन येलो बोर्ड की गाड़ी आपको फॉलो कर रही थी। उस गाड़ी का नंबर मैंने नोट डाउन नहीं किया। सो विक्टर फटाफट से पुलिस स्टेशन आकर दोबारा इन चारों लोगों की कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। तो इन चारों में से एक नंबर कॉमन होता है। उस नंबर को कॉल करने पर पता चलता है कि वो तो कॉल टैक्सी का नंबर है, जिसका मतलब वो किलर एक कॉल टैक्सी का ड्राइवर है। और कॉल टैक्सी ऑर्डर करने से पहले हम लोग हमारे घर का एड्रेस फीड करते हैं, मतलब कहाँ पर पिकअप करना है, कहाँ पर ड्रॉप करना है। उसी से वो किलर उन तीनों को फॉलो कर रहा था। और इसी तरह पुलिस वालों को चकमा देने के लिए ही बेबी ऑन बोर्ड का स्टिकर लगाया। सो उसके बाद विक्टर की टीम उस कॉल टैक्सी के हर एक ब्रांच में जाकर एक हैंडीकैप ड्राइवर के बारे में पूछने लगते हैं और इसी तरह रेड कलर इनोवा के बारे में भी पूछने लगते हैं। इसी पूछताछ के दौरान विक्टर एक ब्रांच आकर यही सवालात पूछने लगता है। वो बंदा भी कहने लगता है कि सर ऐसा बंदा तो हमारे ब्रांच में मौजूद नहीं। और उसी तरह इस ब्रांच में एक रेड कलर की इनोवा गाड़ी है, लेकिन वो बहुत दिनों से खराब पड़ी है। इस तरह से जब विक्टर वहाँ से जा रहा होता है, वही एक बोर्ड पर विक्टर कुछ पोएम्स को देखता है। हैंड राइटिंग मैच करने पर एग्जैक्टली वो हैंड राइटिंग मैच हो जाती है।
ओनर से इसके बारे में पूछने लगता है कि ये किसने लिखा। वो बंदा कहने लगता है कि हमारा ही ड्राइवर सर, जिसका नाम है गुणशेखर। विक्टर फटाफट से गुणशेखर का घर का एड्रेस हासिल कर लेता है। उसके बाद विक्टर की टीम गुणशेखर के घर के बाहर एक वैन में उस पर नजर रखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद गुणशेखर अपने घर से बाहर जाने लगता है, यही कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। विक्टर की टीम गुणशेखर को फॉलो करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर गुणशेखर के घर में जाकर जगह जगह पर हिडन कैमरास फिक्स करने लगता है। उसी एक खुफिया जगह पर इसको एक डायरी मिलती है। विक्टर फटाफट से इस डायरी के सारे पन्ने को क्लिक कर लेता है अपने फोन से। इस तरफ गुणशेखर को शक होने लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, और घर में आने के बाद कुछ चेंजेस नजर आने की वजह से अपने फोन में हिडन कैमरास एप्लीकेशन इंस्टॉल करके म्यूजिक सुनते हुए जगह जगह पर हिडन कैमरास को सर्च करने लगता है। गुणशेखर का बर्ताव देखकर विक्टर की टीम यही सोचने लगती है कि गुणशेखर म्यूजिक सुनते हुए डांस वगैरह कर रहा है। इस तरफ विक्टर गुणशेखर की वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करता है। गुणशेखर बचपन से ही सही तरह से चल नहीं पाता, मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलता रहता है, और इसी तरह इसका फादर हमेशा दारू पीकर इसकी माँ को मारते पीटते रहता है। एक दिन अचानक से गुणशेखर का फादर इसकी माँ को मार देता है। गुणशेखर का आगे पीछे कोई भी ना होने की वजह से गुणशेखर को एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है। यहाँ से गुणशेखर की जिंदगी और कठिन बनने लगी। हर रोज गुणशेखर नींद में ही सूसू करने लगता। वार्डन आकर गुणशेखर को बहुत मारने पीटने लगती। उसी तरह जब भी ये कोई गलती करता, इसी के हाथों बाथरूम साफ करवाते हैं। कोई भी लड़का इससे खेलना ही नहीं चाहता। इसके मन में यही आता था कि भाग जाऊं या मर जाऊं। एक दिन गुणशेखर को एक बहुत ही खूबसूरत तितली नजर आती है। गुणशेखर इस तितली को पकड़कर खेलने लगता है। देखते ही देखते इसके दोनों फर दो टुकड़ों में तोड़ देता है। जब वो बटरफ्लाई तड़प रही होती है, उसकी तड़प देखकर गुणशेखर को एक अजीब की खुशी मिलने लगती है। ये खुशी पाने के लिए गुणशेखर और बाकी तितलियों को मारने लगा। जब गुणशेखर 12 साल का बच्चा हुआ, गुणशेखर को किसी जगह पर एक किताब मिलती है, वही पोएम वाली किताब। इस किताब को हर रोज पढ़ने लगता है और हर एक पोएम की हर एक मीनिंग गुणशेखर को बहुत पसंद आती है। लेकिन गुणशेखर को इस बात से दुख होता है कि इस किताब में की एक भी अच्छाई हमारे सोसाइटी में कोई भी एक बंदा फॉलो नहीं कर रहा। खैर 18 साल होने के बाद गुणशेखर उस होम से बाहर आता है, अपने घर जाता है, जॉब की तलाश में लग जाता है। सो फाइनली गुणशेखर को एक छोटी सी जॉब मिलती है, हेलमेट्स को बेचना। लेकिन एक दिन कुछ लोग गुणशेखर को चकमा देकर एक हेलमेट और इसके सारे पैसे चुरा ले भाग जाते हैं। जब ये बात अपनी बॉस को बताया तो इसका बॉस गुणशेखर को बहुत मारने पीटने लगा। गुणशेखर सोचने लगता है कि इसमें मेरी क्या गलती और इसका बॉस इसको क्यों मार रहा है। सो गुणशेखर अपने बॉस को करंट शॉट लगवा के शायद उसे मार देता है। उसके बाद गुणशेखर एक ड्राइविंग स्कूल में ज्वाइन होता है, मतलब एज ए राइटर वगैरह की तरह। रात होने के बाद गुणशेखर वहाँ की एक गाड़ी लेकर ऐसे ही ड्राइव करने लगता है, मतलब सीखने के लिए। अब इसे ड्राइविंग तो नहीं आती, ये ठोक देता है। यह देखने के बाद गुणशेखर का बॉस गुणशेखर को बहुत डांटने लगता है। सो गुणशेखर गाड़ी का ब्रेक फेल करके अपने बॉस को मार देता है, और इन सारे लोगों को मारकर गुणशेखर को एक अजीब सी खुशी मिलती रहती है। गुणशेखर सोचता है कि ऐसे लोग दुनिया में ना होना बेहतर है। खैर कुछ दिनों बाद गुणशेखर को एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलती है, मतलब एक कॉल टैक्सी का ड्राइवर। यह जॉब इसको बहुत पसंद आती है। काम में बिजी होने की वजह से इसके अंदर का जो साइको है वो बाहर नहीं आया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। एक दिन कीर्तना गुणशेखर के कैब में ट्रैवल करने लगी। कार में बैठते ही ये अपनी नाक बंद कर लेती है बदबू से। अब गुणशेखर शीशे के जरिए से कीर्ति को ही देखता रहता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। लेकिन कीर्तना इसको गलत समझ के आसपास के लोगों से इसको बहुत पिटवाया। इस हादसे के बाद गुणशेखर को नींद ही नहीं आई। इसकी अंतरात्मा गुणशेखर से कहने लगी कि तुम उस लड़की को मार दो, तभी तुमको अच्छे से नींद आएगी। सो बहुत दिनों तक कीर्तना को फॉलो करने लगा, मौके की तलाश करता रहा। लेकिन जब मौका नहीं मिला, गुणशेखर ने मौका बना लिया। मतलब कीर्तना जिस गाड़ी में ट्रैवल करती थी उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर दी। कीर्तना को किडनैप करके इसको शूर्पणखा बना दिया। खैर और कुछ दिनों बाद निवेता और उसकी फ्रेंड इसके कैब में बैठे। निवेता की फ्रेंड उसके घर के पास ड्रॉप होने के बाद निवेता अपनी एक और फ्रेंड से कॉल में उस फ्रेंड के बारे में अनाप शनाप बकने लगती है। निवेता की ये बातें गुणशेखर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कुछ लोग सामने से फ्रेंडशिप का नाटक करते हैं, पीछे से उसी की बुराई करते हैं। इसीलिए मौका देखकर गुणशेखर निवेता को भी मार दिया। एक दिन कृष्णमूर्ति गुणशेखर की गाड़ी में आकर बाहर वाली लड़कियों को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यह देखकर गुणशेखर का दिमाग सटक गया, इसलिए गुणशेखर कृष्णमूर्ति की आंखें निकाल दी। अब अरिवानंदम के बारे में बात करें तो वो दूसरे लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, इसीलिए इसको भी मार दिया। खैर रात होने के बाद विक्टर की टीम ये देखती है कि गुणशेखर रेडी शेडी होकर कंबल ओढ़ के सो रहा है। सो इसके बावजूद भी विक्टर बिना अपने पल के झपकाए उसी पर नजर रखते रहता है। तभी विक्टर ये ऑब्जर्व करता है कि वो मॉनिटर फ्लिकरिंग कर रहा है। देखते ही देखते सारे सिग्नल्स कट भी हो जाते हैं।
जब विक्टर की टीम गुणशेखर के घर में जाती है तो बिस्तर पर गुणशेखर मौजूद नहीं होता। अब वहीं पर गुणशेखर का फोन होने की वजह से विक्टर जब उस फोन को चेक करने लगता है तो उसके फोन में विक्टर के घर के ही फोटोज मौजूद होते हैं। विक्टर समझ जाता है कि गुणशेखर का नेक्स्ट टारगेट विक्टर की बेटी है। विक्टर फटाफट से जब अपने घर जाता है उस वक्त गुणशेखर चाकू से उसकी बेटी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुणशेखर पर फायरिंग करके अपनी बेटी को बचा लेता है। उसके बाद विक्टर गुणशेखर को बहुत मारने पीटने लगता है। बाद में पता चलता है कि इसके बगल में ही इसकी बेटी की लाश है और वो भी खून में लथपथ। गुणशेखर यहीं पर बस ना करते हुए विक्टर को कुछ पोएम्स वगैरह सुनाने लगता है। विक्टर को गुस्सा आकर इसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है। मरते मरते गुणशेखर विक्टर से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अपनी बीवी की तलाश कर रहे हो, अभी तक मिली नहीं ना। इसी दरमियान में विक्टर की बेटी को होश आने की वजह से इसको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि गुणशेखर का टारगेट विक्टर की बेटी नहीं बल्कि उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक औरत है जो गुणशेखर के बचपन में उसकी वार्डन हुआ करती थी। विक्टर की बेटी को खरोच तक नहीं आई होती, बस वो डर के बेहोश हो गई थी। खैर विक्टर की बेटी होश में आने के बाद बातों ही बातों में विक्टर की बेटी विक्टर से कहने लगती है कि इसके घर में 2 लोग थे, एक बंदा तो मर गया लेकिन दूसरा भाग गया। यह सुनने के बाद विक्टर शॉक में ही रह जाता है। उसके बाद किसी सुनसान जगह पर हम विक्टर की बीवी गीता को देखते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होती है। किसी ने इसको जंजीरों से बांध रखा है और जब कैमरा जूम आउट होता है तो उसी जगह पर हम एक और बंदे को देखते हैं। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। दूसरा सीजन भी लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।